कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उनको अपने शासन व्यवस्था पे और पश्चिम बंगाल की जो सरकार अभी चल रही है उनको अपनी शासन व्यवस्था पे ध्यान देने की बात है। उन लोगों को कुछ ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। बाकी तो ठीक है हर जगह। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं ये बिहार के सीवान के हैं। वही सीवान ना जहां के शहाबुद्दीन साहब थे, जिनकी कुंडली मेरे पास तब आई थी जब वो कोरोना काल में मृत्यु को सामने से देख रहे थे। उनकी कुंडली मेरे पास आई थी और बड़ी अद्भुत बात है कि उनको इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। वही शहाबुद्दीन साहब, उनकी कुंडली मेरे पास आई थी, मुझे याद है, 1 साल पहले की बात है। आइए, फाल्गुन माह में ये जन्मे हैं और बहुत बढ़िया होता है ये। पर भगवान एक बात है, कौन सा पेन उठाऊं? यहाँ आप उत्तरायण में जन्मे हैं और फाल्गुन माह में जन्मे होने से प्रेम इतना ज्यादा भर जाता है कि कई बार वो यूं जो है वो प्रवाहमय हो जाता है। तो आपको उस पर कंट्रोल करना होगा। और सबसे पहले सब लोग इधर देखिए, मुझे कहीं ना कहीं आप लोग देखते रहते हैं, रोज दिन कार्यक्रम भी नहीं देखते और कहते हैं कि व्यस्त हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। कुछ नहीं होता, बस आप लोग यूं ही बहानेबाजी करते हैं खाली। इधर देखिए मेरी तरफ और मुझे समझिए, मैं ये बता रहा हूँ फाल्गुन माह में जन्मे लोग प्रेमी किस्म के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो महीना जो होता है वो रूप और यौवन को आकृष्ट करने वाला और उसमें आकर्षित होने वाला होता है। उस समय व्यक्ति के शरीर में कामोत्तेजक भावनाएं बहुत ज्यादा उद्दीपित होती हैं। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़िया रहे, बुद्धि बढ़िया रहे, विकसित होने के बारे में सोचता है, उसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, सरकार के साथ जुड़ करके काम करने को लेकर के वो उत्सुक होता है, जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, जिज्ञासु होता है, प्रभाव संपन्न होता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से और भी ज्यादा वही बात, प्रेम वाली। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का जन्म है इनका। अब ये बात जितनी मजबूती चंद्रमा की कुंडली, चंद्रमा की शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी की होगी, उतना ज्यादा प्रभाव पूर्णिमा को पूर्णेंदु तो वो बना देंगे। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ वो अगले ही पल में कृष्ण पक्ष में जो है वो प्रवेश करने वाले होते हैं। इस कारण से कई बार उनको कमजोरी भी एक अलग मिलेगी। हाँ, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यहां से व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को करना तो चाहेगा, मतलब थॉट तो क्रिएट होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक छिद्र भी बन जाता है। मतलब जो वो मटकी है वो भरी है, लेकिन एक छोटा सा छिद्र है जो बड़ा दिखता नहीं है। वो छिद्र क्या है? वही छिद्र जो है वो आपको बताऊं, वही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। मतलब चाहे उसके काम में निरंतरता ना बनती हो, चाहे उसके काम बिगड़ते हो, चाहे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, मतलब वो कमजोरी यही पे है कि ये चंद्रमा जो है वो अगले ही पल कृष्ण पक्ष में घुसने वाले हैं, जाने वाले हैं। यही इस कुंडली की समस्या हो सकती है। मतलब पूर्णेंदु होने के बाद वहां पे अब वो घटने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस कारण से कई बार समस्या बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो चंद्रमा होते हैं वो जातक को कई तरीके से परेशान करने के लिए काफी होते हैं। जहां उसको सब कुछ मिला तो होता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमजोरी भी होती है। और एक अद्भुत बात उसमें यह भी जोड़ दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति कई बार कामुकता, व्यक्ति कई बार लिप्तता, कई बार व्यक्ति प्रभाव शून्यता, कई बार व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा उसमें संलिप्त हो जाता है कि किसी भी चीज की अधिकता कर देता है। मतलब बैलेंस बनाने में उसको दिक्कत होती है। काम करे तो लगातार करे, छोड़ दे तो बिल्कुल छोड़ दे, काम करे तो लगातार करे फिर छोड़ दे। ये जो भाव बनता है वो कहीं ना कहीं इसी के कारण। आपको मैं पकड़ रहा हूं कि नहीं श्रीमन, मुझे बताइएगा। और ये बिल्कुल बात यही होगी, मैं पक्की बात करता हूं। और सबसे ज्यादा जो व्यक्ति के जीवन का जो सेक्टर परेशान होने वाला है वो आप लोगों को बताऊं कि मन वाला सेक्टर, इमोशन वाला सेक्टर, कंटिन्यूटी वाला सेक्टर जो है वो लक्ष्मी के आने वाला, धन के खर्च करने वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। और आपको एक बात और भी यहां पे समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा परेशान करने वाले होते हैं वो यहीं से उनका इनिशियलाइजेशन होता है कि वो कैसे कहां से आ रहे हैं।
अगले ही पल में आपको बता दूं, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा ये बहुत अच्छा होगा एक तरीके से, धन के मामले में, नौकरी के मामले में, सरकार से लाभ के मामले में, माता पिता के लाभ के मामले में, इन सब चीजों में व्यक्ति को कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। रविवार के जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति ऊर्जावान है, संघर्षशील है, संघर्ष करने वाला है और अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के हमेशा ही वो लड़ करके रहने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, कहीं मत जाइएगा, बन के रहिएगा। गंड योग ये ठीक नहीं होता, व्यष्टिकरण थोड़ा ठीक है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने की बात है। जैसे आपको बताऊं तो कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उनको अपने शासन व्यवस्था पे, और पश्चिम बंगाल की जो सरकार अभी चल रही है उनको अपनी शासन व्यवस्था पे ध्यान देने की बात है। उन लोगों को कुछ ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, बाकी तो ठीक है हर जगह, ये बात कहता हूं। दूसरे नंबर पे वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के, ये बात मैंने कांग्रेस और ये वाली क्यों कही, क्योंकि मैं सामने से अब प्रत्येक दिन लोगों से बात करता हूं तो पूछता हूं कि कैसा चल रहा है। तो जो खबरें मुझे मिलती हैं, ये इसीलिए मैं कार्यक्रम में ये बात विशेषतया बताता हूं कि आपको पार्टी का भेद समझना है, कौन ज्यादा बढ़िया कौन ज्यादा कमजोर। और जब तक ये अंतर नहीं समझ में आए तब तक जो है वो भविष्य अधर में ना लटक जाए। क्योंकि जो स्थिति बंगाल की मुझे समझ में आती है, जो गोवा की समझ में आती है, जो केरल की समझ में आती है, जो कर्नाटक की आती है, जो राजस्थान की आती है, उसको देख करके बड़ी अजीब स्थिति बनती है। तो ये समझने की बात है। तो यहां पे मैं ये कह रहा था कि व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने की बात है। अभी मैं एक चीज यहां पे और भी जोड़ना चाहूं तो जोड़ दूं कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष मोह मात्सर्य मद सब भरा पड़ा है। आलस्य भी है, प्रमाद भी है, प्रभाव भी है। प्रभाव बनाने के बारे में व्यक्ति सोच भी रहा है लगातार, पर वो हो नहीं रहा। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, यहां से शुरू करूंगा, ऐसे करूंगा, ये होगा, ये होगा, भौरे की भांति दिमाग में लगातार जो है वो थॉट क्रिएट होते हैं। पर जब उसको इनिशियलाइजेशन किया जाता है, जब उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए जब व्यक्ति स्टेप उठाना चाहता है तो ब्लॉकेज हो जाता है, वो काम नहीं करता है और वो बिल्कुल ही शांत नहीं बैठता। दरअसल उसके दिमाग में वो बात बनती ही नहीं है कि शुरू कहां से करा जाए, कहां से आरंभ करा जाए, आरंभ नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे पहले तो किसी मंदिर का दर्शन करना होगा, किसी मंदिर को पकड़ना होगा, उस मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी संभालनी होगी, उस मंदिर का दर्शन प्रत्येक पल आपके दिमाग में होना चाहिए। और प्रत्येक दिन आपको कम से कम गीता जी के श्लोक का अर्थ आरंभ से शुरू करने की बात होगी। आरंभ दिन का जो हो वो गीता जी से शुरू होना चाहिए, दिन का अंत जो हो वो गीता जी से शुरू होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा, और नहीं तो आपकी जवानी ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगी। क्यों बताता हूं, क्योंकि ध्यान से समझिए। इस देखिए शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है मीन राशि के, और षडबल में इतने सारे ग्रहों में एकमात्र यही है जो सबसे ज्यादा बलवान हो रहा है। क्योंकि ये जो दिशा है ना, ये पश्चिम दिशा है। यहां पे आकर के शनि भी बलवान हो जाते हैं, अति विशिष्ट कारक भाव है। सूर्य और बुध, जरा गौर से समझिएगा, तो लग्न के जो अधिपति हैं वो बुध शनि के साथ, सूर्य के साथ, केतु के साथ और राहु मंगल के प्रभाव से प्रभावित। लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो जातक को परेशान होना पड़ेगा। और चंद्रमा के साथ राहु का ग्रहण, ये बिल्कुल टाइट कंजंक्शन में है कि नहीं है ये मैं देखूं अगर, तो डिग्री में जो बनेगी बात, वहां पे 2 डिग्री के चंद्रमा और 4 डिग्री के राहु, ये तो बंटाधार कर देते। तो जो मेन जो घोंच पोंछ है ना, जो दिमाग में वो लुत्ती लगी है, हाँ हमारे गांव में मैं छोटा था तो लुत्ती बोलते थे लोग लुत्ती लगी है, तो यह यहां लगी है। व्यक्तित्व में लुत्ती लगी, व्यक्तित्व में परेशानी है, काम करने में दिक्कत हो, परेशानी खत्म होने का नाम ही न ले, काम आरंभ करने में दिक्कत होती है। कोई भी कार्य आरंभ करेंगे उसमें सबसे पहले रुकावट आनी तय है। और वो इस वजह से भी है क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश के ऊपर सारे पापक ग्रहों का प्रभाव है। और गुरु नीच के, जो कौन है, चतुर्थ के अधिपति, मानसिक स्टेबिलिटी, मानसिक शांति का भाव ये होता है, इसके अधिपति नीच के हैं। अलग बात है आप ये कहेंगे कि मंगल लग्न में बैठा तो मंगल ने गुरु का नीच भंग कर दिया, पर वो तो दूसरे नंबर पे बात आती है कि वो नीच हुआ है, पर परिवर्तन हुआ है, वो दूसरे नंबर पे। पर वस्तुतः कि जन्म कुंडली में अगर 3 ही घर में सारे ग्रह बैठेंगे तो ये कई प्रकार से व्यक्ति को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। कई उम्र के कई स्तर तक जब वो बढ़ जाता है, उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है, तब तक वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। आपने पूछा है व्यवसाय करूं या नौकरी, योग तो दोनों के बन रहे हैं,
पर आपको सबसे पहले नौकरी का प्रयास कर लेना चाहिए। प्राइवेट नौकरी मत करिएगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, अभी तो हालांकि उसके योग भी कम बन रहे हैं, राहु की दशा में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य भी तो जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे, तो शनि का बल बढ़ेगा, शुक्र का प्रभाव ज्यादा है। मीन राशि जहां सूर्य बैठे हैं उसके अधिपति नीच के हैं, तो सूर्य के पास भी तो बल कम है। सूर्य और बुध का सप्तम भाव में बैठना कमजोरी को दिखाने वाला हो जाता है। इस वजह से, और सूर्य के जो बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे जितने भी ग्रह बैठे हैं, केतु 4 डिग्री के, शुक्र 6 डिग्री के, सूर्य 9 डिग्री के, शनि 15 डिग्री के बलवान होंगे, बुध 20 डिग्री के ठीक ठाक हैं। मतलब बुध और शनि को छोड़कर के बाकी जितने भी तीनों ग्रह बन रहे हैं वो सब थोड़े 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 अंशों के साथ हैं। इस कारण से उनके पास वो बल इकट्ठा नहीं हो पा रहा है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और गौर करिए, ये कन्या लग्न की कुंडली है जहां पे सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, जहां आप पहले ही इतने ज्यादा जल्दबाजीपन में हैं कि पूछो ही मत। और 12वें भाव के अधिपति होकर के सूर्य अगर लग्न को देखेंगे तो अलग तरीके की नेगेटिव एनर्जी भी भरने का काम करेंगे, ऊर्जा जो आपको परेशान कर सकती है। वस्तुतः आप अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर हां निस्संदेह अपने ऊपर काम करने की भी बात है। आपकी कुंडली में जरा ध्यान से समझिए तो सारे ग्रह 3 घर में बैठे, ये ठीक नहीं होता। सारे के सारे ग्रह द्विस्वाभाविक राशियों में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। गुरु नीच के हो जा रहे हैं, अलग बात है उनका परिवर्तन होने के कारण और लग्न में मंगल बैठने के कारण उनका नीच भंग हुआ है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मंगल खुद ही वक्री 0 डिग्री के है, तो वो क्या नीच भंग करेंगे? वो तो ग्रह खुद ही अशुद्ध है, सुप्त है, परेशान है, चिंतित है, व्यथित है। तो नीच भंग करने वाले ग्रह के पास बल भी तो होना चाहिए ना। अगर वो बल उसके पास नहीं रहेगा, अगर वो बलवान नहीं होगा, तो वो कहां से ग्रह बल कमजोर रहे तो वो कहां से आपका काम कर पाएगा? नहीं करेगा। शनि नीचाभिलाषी, तो एक अंक उनका वैसे भी कम हो गया। इस कुंडली में वो प्रतियोगिता में डालने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का और 6ठे भाव के अधिपति का कोई संबंध नहीं बन रहा। इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली ये परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से नौकरी के भी योग बनते हैं पर 50%। पर वहीं पे द्वितीय भाव के अधिपति का उच्च का होना और गुरु जैसे ग्रह का जन्म कुंडली में नीच का होकर के भी सही लग्न में देखना, चंद्रमा का व्यवसायिक ग्रह होकर के लग्न में बैठना, मंगल जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए होते हैं अष्टम के अधिपति लग्न में बैठे हैं। अष्टम के अधिपति का लग्न में बैठना जो अष्टमेश होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे वो आपके जीवन में जेहन में ही मेहनत डालेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ही ग्रहण लगा हुआ है, लग्न में ग्रहण लग जाए तो समस्या कई गुना बढ़ जाती है। चाहे माता का स्वास्थ्य कमजोर हो, पिताजी को भयंकर परेशानी में जूझना पड़े, और आप अभी राहु की दशा में। समस्या यहां है कि आपकी कुंडली में राहु जो है वो आपको डिपेंडेबल बना रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं, आपके काम को में रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। और वस्तुतः वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति गौर करिए तो बुध तो स्वतंत्र रूप से नीच के बैठे हैं, जो नीच के होकर के आपकी कुंडली में शुक्र के प्रभाव को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और वस्तुतः वहां पे षडबल में शुक्र का बलवान होना देखा जा रहा है, शुक्र वहां पे ठीक ठाक देखे जा रहे हैं। नवमांश कुंडली में यही जो लग्नेश बुध के हैं वो देखिए यहीं पे बैठे हैं, वर्गोत्तम हो रहे हैं। चंद्रमा और मंगल के साथ बैठने से यहाँ अलग तरीके का लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा, और यहाँ पे दाम्पत्य तो ठीक रहे, कोई कमजोरी उसकी न रहे, क्योंकि इसके अधिपति परिवर्तन में भी हैं, शनि और मंगल का परिवर्तन हो रहा है। तो 2 समता से युक्त ग्रह या 2 क्रूर ग्रह या 2 पापक ग्रह अगर परिवर्तन कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये और भी ज्यादा बलशाली हो जाए। जहां व्यक्ति कई बार प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ना चाहता है या प्रेम करना चाहता है, पर वो फलीभूत होगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको उस जातिका या जातक की कुंडली जरूर समझ लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का बैठना ना 100% इसको कंफ्यूज करेगा, जो आपके व्यापार को, आपके डेली रूटीन को आलसी बनाए और रेगुलराइज न करने दे। साथ ही साथ जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का नीच का होना, लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में जाना, 12वें भाव के अधिपति का लाभ भाव के अधिपति का देखना, ये व्यक्ति के जीवन में कई बार दूसरों के हड़पे हुए धन पे जीने वाला बना देता है। दूसरों को, दूसरों से धन प्राप्त हो तब जाकर के व्यक्ति को कुछ होता है, या व्यक्ति का तब कुछ होता है। मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि एक ही घर में, आप चाहे इसकी पुष्टि किसी से भी करा सकते हैं, एक ही घर में जब बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो भाव कंफ्यूजन में चला जाता है। युतियां 2 ग्रहों की ठीक होती हैं, जैसे ही 2 से बढ़े 3 तो फिर अमर अकबर एंथोनी वाली बात हो जाती है। वो फिर वो
कुछ मामले में अच्छे भी होते हैं, पर कुछ मामलों में उन लोगों का प्रभाव कमजोर भी हो जाता है। जहां उन लोगों को कई बार माता से, पिता से, इन लोगों से, आपने देखी है ना वो फिल्म, कैसे वो उन लोगों को विछड़ करके जीना पड़ता है। तो ये बात भी समझने वाली है कि मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता, मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही ग्रहण का योग लगा हुआ है और पूर्णिमा के चंद्रमा में छिद्र होता है, भरे होते हैं, पर वो वस्तुतः उनके आगे कृष्ण पक्ष आने वाला होता है, इस वजह से उनमें कमजोरी भी एक अलग की पैदा हो जाती है। लग्न के अधिपति के बाद धन भाव के अधिपति व्यापार करते दिखे जा रहे हैं। तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में बैठना मेहनत करवाने वाला और मेहनत करने की प्रवृत्ति और मेहनत करने पे मजबूर करने वाला बना देंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति नीच के, इस वजह से व्यक्ति की शिक्षा भी बाधित होती है और कई बार व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है या जिस क्षेत्र में वो पढ़ता है या जो करना चाहता है, जो रिकॉग्निशन उसको मिलनी चाहिए, जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। या कई बार आपको मैं बताऊं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को जो बल मिलता है, परिणाम जो प्राप्त करना होता है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का ये है कि आपको किसी भी चीज को या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको उस पर टोटल फोकस और टोटल कंसंट्रेशन बनाने की आवश्यकता होगी। ज्योतिषी सिर्फ आपको ये बात बता सकता है, करना आपको ही होता है। सबसे पहले इस कुंडली में मैं जो अगर बात कहूं तो आपने गौर किया हो तो इस बात को ध्यान से समझना होगा कि जिस तरीके से अगर हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से ऊर्ध्व गति की तरफ नहीं लेके जाते तो वो नीचे की तरफ लगातार जो है वो उसका बहना तय होता है। मैं वीर्य की बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले अपने व्रती होने का काम करना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर मंगल और राहु जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही साथ वो शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। सूर्य के ऊपर मंगल और राहु जैसे, केतु जैसे, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, जिसको कि सूर्य बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाती है उनके लिए बात। सूर्य के साथ बुध का बैठना ये आपको जहां बुद्धिमान बनाएगा, वहीं शनि के साथ बैठने के कारण उसके तेज की स्थिति को कमजोर भी करने का एक ठिक्का और जिम्मा ले लेते हैं। कुंडली की कमजोरी को समझने की बात है कि आखिर हम परेशान हैं तो क्यों हैं। मैं आपको अगर ये बता दूं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ले लो, ठीक है, पर हो रहा है कुछ नहीं, तो फिर आप आखिर आप पकड़ेंगे क्या? कौन सी चीज है जो आप इनकाउंटर करेंगे और कौन सी चीज को आप जो है वो क्लेरिफाई करने की आवश्यकता तो है ना। कुंडली क्यों आती है? क्योंकि उसकी कमजोरी को समझा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको रगड़ा जाए। जैसे नेवला जो है वो सर्प को पकड़ करके रगड़ता है और देखता है, रगड़ता है और देखता है, मरा कि नहीं मरा, अभी जिंदा तो नहीं है, प्राण निकले कि नहीं निकले। ये बात समझने की कि वस्तुतः हमारी कमजोरी कहां बने। कुंडली अगर छितराई हुई हो बहुत ज्यादा तो भी कमजोर, और कुंडली अगर इकट्ठा हो जाए एक ही जगह तो भी कमजोर। उसका संतुलन बनना, संतुलन में होना आवश्यक है। समझ में आ रही होगी चीजें। तो ये बात तीसरे भाव पे थी। चौथे भाव में नीच के ग्रह, जहां पे आपको अगर गौर करें तो यहाँ पे शनि जो है वो पंचम भाव में नीच अच्छे नहीं बैठे, यहाँ पे गुरु अकेले बैठ रहे हैं, शनि यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं, जो पंचम भाव के अधिपति हैं यहाँ नीच के हो गए, यहाँ पंचमेश जो है वो शत्रु के घर में चले गए। अलग बात है कि वो परिवर्तन कर रहे हैं तो संतति का सुख तो मिल जाए, पर समस्या वहां पड़ती है। यश मिलता तो है पर देर से, रिकॉग्निशन मिलती तो है पर विलंब से। वो प्रभुत्व संपन्न होने का जो भाव होता है वो जातक के जीवन में देर से होता है, विलंब से होता है। काम कोई और करे, पढ़ाई कुछ और किया है। हाँ, आपको एक बात बताता हूं, दरअसल आप तो बिहार से ही हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत दिन के हो गए, वो मित्र ही हैं, पर मैं उनको मामा जी कहता हूँ प्रेम से, क्योंकि वो जब मैं पटना रहता था, बनारस के बाद जब मैं पटना आया तो मैं जहाँ रहता था वहाँ पे जिस लड़के के साथ मैं रहता था वो उसके मामा जी थे, और अभी तक वो तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तक वो पढ़ाई ही कर रहे हैं। वो उनकी जो स्थिति है वहाँ पे मैंने देखी, वो कभी कभी जो है वो हमारी बात होती थी, अभी भी होती है, तो वो बोले कि अभी तक तो बिहार सरकार, बिहार पता नहीं जो परिणाम है वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार भी तो आपके साथ नहीं है। आपके उम्र के समय पे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कई बार आपके सही वक्त पे गलत या बुरी दशा चल जाए, जिसके कारण व्यक्ति जो है अपनी ऊर्जा का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता है। कई बार ऐसा होता है जहां आप पूरे तरीके से तैयारी के साथ हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि व्यक्ति ने जो है वो पढ़ाई नहीं करी है या फिर उसका कंसंट्रेशन बिलो है, लेकिन
निश्चित रूप से कई बार आपके पढ़े हुए जो चैप्टर होते हैं वो नहीं आए, या फिर जैसे ही आपकी उम्र खत्म होती है तब जाकर के वैकेंसी आती है। ये बात भी आपके कुंडली में जीवंत हो रही है और ये बात समझने वाली है। मतलब मूलतः हमें ये सिर्फ नौकरी पे ही अपना फोकस बढ़ा करके नहीं रखना है, हमें उसके अतिरिक्त भी कुछ सोचने और समझने की बात है। जहां लोग इंतजार करते करते कई बार बूढ़े हो जाते हैं और बगल का जो व्यक्ति है वो व्यवसाय करके दुकान खोल करके लाखों का अधिपति बन जाता है। आप अपनी ऊर्जा का क्षरण इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तुतः आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आप जरा ध्यान से देखिए तो आपके आसपास जितनी भी दुकानें खुली हैं उसका जो मालिक है वो निसंदेह आप ही के उम्र का होगा, या जो बच्चे आपके उम्र के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके उम्र के बच्चे जो हैं वो अलग कुछ और काम में व्यस्त होंगे, हो सकता है कि और भी ज्यादा अच्छे हों, या हो सकता है कि आप उनमें ज्यादा अच्छे हों। पर मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी ऊर्जा को किस तरीके से कहां लगाने की आवश्यकता है ये हमें ही समझना है। तो निस्संदेह मैं आपको बहुत ज्यादा दिन तक सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकता और उस अवस्था में नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब राहु केतु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता, या व्यक्ति सरकार से जो है वो सरकार उसका लाभ नहीं ले पाती। ये भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में वस्तुतः जो ग्रह दे रहा है ये भाव यहां से देता है रिकॉग्निशन, प्रभाव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और नाम, वो सब वहां पे क्षुब्ध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस कारण से किसी मंदिर का दर्शन आवश्यक है ताकि आपका भाग्य बल बढ़े, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी राहु की भी तो दशा चल रही है, जो राहु खुद ही कंफ्यूज है क्योंकि चंद्रमा कंफ्यूजन में जा रहे हैं। और एक बात और भी है कि आप जरा ध्यान से समझिएगा तो चंद्रमा के ठीक सामने बुध बैठे हैं, और ये तो रही सही कसर पूरा जो है वो टालम टोल कर देते हैं, पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा से बुध का केंद्र में होना कई बार सफोकेट कर देता है, परेशान कर देता है, एकदम भ्रम की स्थिति में डाल देता है, भ्रमात्मक स्थितियां पैदा कर देता है, जहां व्यक्ति कुछ भी निर्णय लेने से पहले 2500 बार सोचता रहे और तब तक वक्त यूं निकल जाए। अब इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली को समझते हैं तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं जो इसे देख रहे हैं, और यहां भी मंगल बैठे हैं, यहां भी मंगल का प्रभाव केंद्र पे। मतलब एक बात तो तय है भाई साहब कि आपकी कुंडली में ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा है, क्योंकि मंगल के साथ अगर बुध बैठेंगे तो आप पढ़ने के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य दशम भाव के अधिपति होते हैं, इसे देख रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी पहले कर लीजिए, एक लाजवर्त आप धारण करिए चुपचाप, कंठी माला बना के। हाँ, वो ताबड़तोड़ जितनी जल्दी हो सके लाजवर्त पहनिए 2035 तक। और आपकी कुंडली में पिता से संबंध आपके थोड़े कमजोर हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करिए, या अगर संबंध ठीक नहीं है तो संबंध ठीक करिए, और नहीं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विशेषतः मैं बता दूं तो 25 से लेकर के 28 तक तो बिल्कुल ही ज्यादा माता जी के साथ संबंध आपके, आप माता का प्रेम तो मिल रहा है, पर वो दरअसल बीमार है, वो भी बीमार है, तो मैं समझता हूं कि उनको भी लेकर के थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा, जिसमें अभी का वक्त 2022 के नवंबर तक और एक वक्त 2033 से लेकर के 34 तक आपको सावधान होना चाहिए। छोटे भाई बहन इन सब का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है, गणेश जी के मंत्रों का जप करना होगा। गणेश जी के मंत्रों का जप इस कुंडली के लिए आवश्यक है। 21 दुर्वा बुधवार को अर्पित करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ ये करना होगा। आप रविवार को नमक मत खाया करिए, बंद तो बंद, बिल्कुल कसम खा लीजिए 2 चीजें, रविवार को नमक और गाय की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, ये जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है भाई जी। इस वजह से ग्रंथ यही कहता है जिसकी कुंडली में गुरु कमजोर हो उसको गौ और गंगा और ब्राह्मण इनकी सेवा करनी चाहिए, कुल गोत्र की सेवा करनी चाहिए। अब क्या बताऊं, क्षेत्र आपकी कुंडली में पढ़ाने का बनेगा। आपकी कुंडली के लिए 5 तारीख अच्छी रहेगी, उत्तर दिशा अच्छी रहेगी, वृषभ राशि के लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे, कर्क राशि के लोग अच्छे रहेंगे। दिशा मैंने बताई उत्तर दिशा। आपकी कुंडली में कमजोर होंगे तो होंगे मीन राशि के लोग, मेष राशि के लोग, सिंह राशि के लोग, धनु राशि के लोग, मकर राशि के लोग। अच्छे मतलब मकर राशि के अच्छे होंगे, धनु के खराब होंगे। इन लोगों से मित्रता मत करिएगा, बच के रहिएगा। माता का सुख है, आप माता से प्रभावित भी हो और निकटता भी है। माता थोड़ी कमजोर है, अगर उनको कोई समस्या होगी तो निसंदेह मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक है,
हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा, वहां ऊर्जा है, नौकरी वगैरह के योग ठीक है, दाम्पत्य टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं। गुरु यहाँ पे ठीक है, शत्रुवत है, इस वजह से सामान्यतया संभोग जो होता है वो सामान्य होता है। ये स्थिति इतनी सी है। दशमांश कुंडली में आपकी कुंडली में नौकरी के योग है, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, दशमेश दशम को देख रहे हैं, बुध के साथ मंगल का बैठना, गुरु का स्वग्रही, शुक्र का मित्र की राशि में आपकी दशमांश कुंडली लग्न कुंडली से भी ज्यादा अच्छी बन रही है। मतलब मैं एक बात आपको कह दूं, ये श्योर करके भेजता हूं पीठ ठोक के, कि आपकी कुंडली का सबसे जो बेहतरीन चैप्टर बनेगा वो एक समय पे आपका करियर ही बनेगा। जो अभी क्षुब्ध और परेशान है, क्योंकि यहाँ के अधिपति अस्त भी हैं, कमजोर भी हैं और पीड़ित भी हैं। आपने गौर नहीं किया, यहाँ पे सूर्य ने शुक्र और शनि दोनों को अस्त किया है और बुध को भी अस्त किया है। 3 ग्रह तो आपकी कुंडली में अस्त हो गए, लग्नेश, पंचमेश और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्येश। तो भाग्य के अधिपति कमजोर, अस्त होने से भाग्य का बल कमजोर हो गया। लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति कमजोर होने से व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, नेचर और सारी पॉजिटिव चीजें कमजोर हो गई। गुरु नीच के हो गए, इस वजह से गुरुता और गंभीरता कमजोर हो गई, धर्म ग्रंथ कमजोर हो गया, अध्यात्म का क्षेत्र कमजोर हो गया, मंथन कमजोर हो गया, सही और गलत का चयन कमजोर हो गया, मित्र कमजोर होते गए, लोगों से लाभ कमजोर होता गया। ये चीजें कमजोर हो रही हैं। इन सबको ठीक करने का एकमात्र उपाय जो मैं भेजूंगा, बस खाली उतना कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं। अब क्या बताऊं, भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है पर थोड़ा देर है, पर मिलेगा जरूर, पक्की बात है। मंगल का संबंध है, मंगल ने देखा है ना यहाँ चौथी दृष्टि से, और शनि भी तो देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। इस भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो वस्तुतः और इन सब चीजों का कारक शुक्र उच्च का तो है, तो चौथे भाव का संपूर्ण सुख मिल रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी पे आपको काम करना है, जिसके लिए अपने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को बढ़ाना होगा। दशम भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति कमजोर हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र का उच्च होना बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि भाग्येश और धन के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। तो एक वक्त पे आकर के आप खुद का व्यापार संभाल लीजिएगा और बिल्कुल कर सकते हैं। रेगुलरिटी बना करके रखने के लिए आपको शिव जी की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन या ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए। बशर्ते आप किसी की भी करेंगे कोई बात नहीं, सब तो जाता नारायण के ही शरण में। क्लियर है? बल कितना किसके पास है इसके आधार पर आपको बता दूं, सूर्य आधा परिणाम करेंगे, चंद्रमा कमजोर परिणाम करेंगे, मतलब वो आपकी कुंडली में लाभ देर से देंगे या थका करके देंगे। मंगल आपकी कुंडली में कमजोर होंगे क्योंकि वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, इस वजह से कई बार वो आपके व्यक्तित्व को कमजोर करेंगे, बहुत ज्यादा सोचने वाला, काम में रुकावट देने वाला, आयु के साथ रोग देने वाला बना देंगे। इस वजह से बजरंगबली की पूजा भी जरूरी है मंगल और शनि की दशाओं में। ऐसे दर्शन वगैरह करते रहेंगे तो ये चीजें कुछ भी लागू नहीं होंगी, सब ठीक रहेंगी, सब ठीक रहेगा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम करेंगे और अच्छा परिणाम वो देते रहेंगे, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, क्योंकि वो लग्नेश हैं, अस्त हैं, तो अपना वो नेचर देते रहेंगे। जिन चीज के कारक होते हैं वो उनका प्रभाव मिलता रहेगा, पर लग्न और दशम का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। मतलब करियर में अनस्टेबिलिटी देखी जाएगी या व्यक्तित्व थोड़ा सा कमजोर है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। दोहरापन होता है, व्यक्ति जल्दी जल्दी बदल जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता, रेगुलराइज नहीं हो पाता और चीजें रेगुलर नहीं हो पाती हैं जीवन में। घटनाक्रम मतलब अच्छाइयां जो होती हैं वो लगातार नहीं हो पाती, अच्छी घटनाएं जीवन में लगातार नहीं होंगी। 10 दिन लगातार अच्छा करेंगे, 11वें दिन कुछ ना कुछ कमजोरी हो जाती है, ये बात होती है। इतना अच्छा तो बता रहा हूं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि नहीं। बुध के बाद अगर गुरु, तो गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, वो ठीक नहीं है, हालांकि होते अच्छे हैं, सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं, मारक भी होते हैं, पर फिर भी एक बात बता दूं तो वो कमजोर जरूर हैं, उनका प्रभाव जरूर कमजोर हो रहा है। आपको इसके लिए किसी मंदिर को पकड़ना ही होगा, मंदिर को प्रणाम करना ही होगा। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, हालांकि होते वो अच्छे हैं, इस वजह से वो परिणाम अच्छे देंगे। वो आपको भौतिकीय सुख सुविधाओं में आपको जोड़ के रखेंगे। दाम्पत्य सुंदर होता है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, कम से कम इनका प्रभाव तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। और उनका कुछ ना कुछ भी मिलना आपके जीवन के लिए बहुत होता है, कुछ ना कुछ भी मिलना बहुत होता है। शनि आपकी कुंडली के लिए पंचमेश होने के साथ साथ घसीटी कराएंगे, मतलब मेहनत मशक्कत करते रहे, होता है, वो शामिल होता है। ऋण वगैरह लेने से बचिएगा क्योंकि मंगल के पास बल थोड़ा सा कमजोर है, इस वजह से मैं ये बात कहूंगा। हालांकि फिर भी वो आपको जल्दबाजीपन से युक्त ना करें, निगेटिव एनर्जी ना उत्पन्न हो। कभी कभी आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं और कभी कभी बहुत जल्दी ऊर्जावान हो जाते हैं। इस चीज को बैलेंस करने के लिए सूर्य की आराधना यानी कि सूर्य को अर्घ देना होगा। रविवार को नमक बंद कर दीजिए। क्लियर है? राहु आपकी कुंडली के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो राहु जो बैठे हैं वो कन्या राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति नीच के हैं। हालांकि एक अलग तरीके का अल्हड़पन उनमें रहेगा जो आपके लिए अशुभता का परिणाम भी देता रहे, लेकिन केतु यहाँ पे अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे। केतु का प्रभाव आपके लिए शुभदायी रहेगा। राहु की दशा आपको चिंतित, व्यथित, परेशान, बुद्ध्या विहीन मति ब्रह्म सर्वशून्यम वाली बात लागू हो रही है। इस वजह से तुरंत ही
मैं जो भेज रहा हूं और जो बता रहा हूं उसको तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए, चीजें 10 दिन में लाभकारी दिखने लगेंगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए और इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिषी लक्ष्य नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए। आपके मोबाइल को इस एप्लीकेशन की आवश्यकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।